जैन फ्रेंड्स, मामला चल रहा अपना पार्टनरशिप का और चलते 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 हम आ पहुंचे हैं गारंटी वाले टॉपिक पे। क्या होती है गारंटी? एक तरह से कहें तो गारंटी का मतलब होता है सीधे सीधे गारंटी देने वाले के लिए आ बैल मुझे मार। मतलब MNO तीन पार्टनर है और ये पार्टनर कैसे बने? पहले M और N के बीच में बात हुई कि चलो हम साथ में बिजनेस करते हैं। N ने बोला कि यार अगर O को भी साथ ले ले तो अच्छा रहेगा, हम दो से भले तीन। M ने कहा चलो पूछ लेते। दोनों मिलकर के O के पास गए हैं उसको प्रपोज करने कि आप भी आ जाओ हमारे साथ। उसको ऑफर दे रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। ओ ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी और ओ ने सब समझने के बाद एक बात पूछ ली कि भैया बिजनेस करोगे अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाएंगे ये भी अच्छी बात है और उसको बांट लेंगे, यहां तक सब समझ में आता है। लेकिन जो अगर लॉस हो गया तो मतलब ओ को फियर है, डर है, उसको एटलीस्ट कुछ पैसा एज रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अब M और N को तो भरोसा है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन O को डर लग रहा है। तो M ने O से कहा कि भाई डरता क्यों है, डर के आगे जीत है। O ने भी तुरंत जवाब दिया भाई ठीक है डर के आगे जीत है, लेकिन मुझे जीत के आगे फिर डर दिखाई दे रहा है। हम साथ मिलेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अपना मोटिव है, हम तीनों ईमानदार हैं और भगवान हमारी मदद करेगा, डर के आगे जीत है। लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो, जो अगर लॉस हो गया तो, या फिर जितना प्रॉफिट हम सोच रहे हैं उससे कम प्रॉफिट हुआ तो मैं तो मर गया, मुझे तो पूरा घर चलाना है। इससे बढ़िया ये नहीं होगा कि मैं जॉब कर लूं, मुझे एक फिक्स अमाउंट पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अगर M और N O को साथ एनीहाउ रखना ही चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, या तो M या तो N या तो फिर दोनों मिलकर के O को एक मिनिमम अमाउंट की श्योरिटी देंगे कि भाई हमें पता है बिजनेस कैसे करते हैं, हमने सारी रिसर्च कर रखी है, तुम आओ तो सही हमारे साथ। और जो तुम्हारा शेयर है जो हम पार्टनरशिप डीड में लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इतना तो मिनिमम मिल ही जाएगा तुमको, बी एश्योर्ड। O ने बोला कि अगर ना मिला तो फिर M और N जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें इतना अमाउंट, कोई भी फिक्स अमाउंट से 50,000 1 लाख जो भी वो बोलना चाहते हैं, अगर इससे कम मिलता है तो फिर हम तुमको कंपनसेट करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, जिसने ये एश्योरिटी दी दैट इज गारंटर और वो बंदा है जिसको ये गारंटी मिली। तो आओ देखते हैं गारंटी का टॉपिक। Guarantee to a partner is an assurance given to the partner of the firm that at least a fixed amount shall be given to him or her। कि मिनिमम इतना अमाउंट तो तुम्हें मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, irrespective of his her actual share in profit of the firm। एक्चुअल प्रॉफिट जो भी हो कम से कम इतना तो मिलेगा ही सही, ज्यादा मिले बहुत अच्छी बात है। If actual share in profit is less than the guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne either by the firm। by the firm मतलब अरे फर्म के अंदर वो खुद भी तो शामिल है जिसको गारंटी मिली, तो क्या कोई बंदा खुद से खुद को गारंटी दे सकता है? नहीं, दूसरे बंदे इस एक बंदे को गारंटी दे सकते हैं। तो दूसरे मतलब कौन, बाकी के बचे हुए पार्टनर। अगर ये लिखा हो ना गारंटी बाय द फर्म, इसका मतलब उनमें से किसी एक पार्टनर को तो गारंटी मिली हुई है, एश्योरेंस मिला हुआ है, मिनिमम अमाउंट की श्योरिटी मिली हुई है। रिमेनिंग जो पार्टनर हैं उनके बारे में यहां पे फर्म वर्ड यूज किया गया है, तो फर्म मींस रिमेनिंग पार्टनर। और बाय एनी पार्टनर और पार्टनर्स इज द केस में भी, तो इसमें कई सारे मामले हो सकते हैं। एक तो वो पार्टनर जिसको गारंटी मिली है और फर्म बाकी बचे हुए पार्टनर, जरूरी नहीं है बाकी बचे हुए सारे पार्टनर दें, उनमें से कोई एक या दो भी गारंटी दे सकता है। इन द सेपरेटली एग्रीड और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब देखो गारंटी में क्या होता है,
जिसको गारंटी मिली है वो तो सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने गारंटी दी है वो टेंशन में रहेगा। अब अगर मान लो एम और एन दोनों ने ओ को गारंटी दी है कि मिनिमम 50,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। ईयर एंड पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और मान लेते हैं ओ को मिल रहा है सिर्फ 40,000 एज पर शेयर, लेकिन उसको श्योरिटी कितने की मिली हुई थी? 50,000 की। तो जो 10,000 का जो डिफरेंस है ये या तो एम देगा या तो एन देगा या तो दोनों मिलके देंगे। दोनों अगर मिलके देते हैं तो एम और एन किस रेशियो में देंगे? इसके लिए एम और एन कोई अलग से रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट भी हो सकता है और उसके अलावा कोई एक अलग नया रेशियो भी हो सकता है। अलग अलग केस है, देखते हैं अपन। Guaranteed to a partner is given for minimum share in profit if the actual share in profit is more than the minimum guaranteed amount। अगर मान लो ओ को 50,000 की गारंटी मिली हुई थी और उसको एज पर हिज शेयर पहले से ही 55,000 मिल रहे, देन द एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी अलाउड टू द पार्टनर। अगर जिस बंदे को गारंटी मिली हुई है, जैसे ओ गारंटी कितने की मिली हुई थी उसको 50,000 की, और उसको एज पर ही शेयर 55,000 पहले से ही मिल रहे हैं, खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आएगी कि जब ओ को 50,000 से कम मिले तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो एम या एन में से किसी को या फिर दोनों को मिलके ओ को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब देखो अलग अलग केस है। सबसे पहले केस 1, When guarantee is given by firm। फर्म मतलब क्या? रिमेनिंग पार्टनर। एक को तो गारंटी मिली हुई है, बाकी बचे हुए सारे पार्टनर यहां पे फर्म के बराबर मान लिए जाएंगे। इसमें हिसाब कैसे करते हैं हम? कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन। सबसे पहले उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो कि जिसको गारंटी मिली हुई है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा हो। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आंसर क्या होगा मालूम है आपको? पार्टनरशिप एक 1932 क्या प्रोविजन देता है? इक्वल। तो वैसे बांट के देखेंगे। इफ शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल द गारंटीड अमाउंट, जो भी आपने उसका शेयर निकाला पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप एक 1932 के अकॉर्डिंग, वो उसके गारंटीड अमाउंट के बराबर आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन यूजुअल मैनर। कुछ नहीं करना, जैसे हमेशा बांटते हैं वैसे बांट देंगे शांति से। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। गारंटी वाली लाइन का कुछ भी हमें नहीं करना है। अगर जो कमाया तो क्या करना है? इफ शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, यहां गारंटी एक्टिवेटेड हो जाएगी। गारंटीड अमाउंट टू द पार्टनर इज रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसको गारंटी मिली हुई है उसका मिनिमम गारंटीड अमाउंट तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे ही देंगे, और जो रिमेनिंग शेयर होगा वो हम पार्टनर्स में उनके अलग से रेशियो में बांट देंगे। तो ये तो तब होता है कि जब फर्म ने मतलब रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी हो और उसके साथ गारंटी वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए अलग से कोई रेशियो डिसाइड नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि एम और एन आपस में बात करते हैं कि भाई अगर ओ को कुछ देना पड़ गया तो कैसे देंगे, तुम कितना दोगे और मैं कितना दूंगा। तो इन दोनों ने चुपचाप अपना एक अलग रेशियो डिसाइड कर लिया, उस रेशियो में वो ओ को कंपनसेट करेंगे। अगर वो केस है तो फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तब आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। सीखते हैं आगे। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, इसका मतलब गारंटी देने वाले जो पार्टनर हैं वो उस एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे नहीं है। किसी ने मना कर दिया कि भाई देखो ये गारंटी के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, जितना उसके हिस्से में है उतना ले जाए, और अगर उसको कम मिल रहा है तो फिर मैं कंपनसेट नहीं करूंगा। तो एक बंदा तो वो जिसको गारंटी मिली हुई है, रिमेनिंग जो पार्टनर हैं वो सारे मिलकर गारंटी नहीं दे रहे हैं, उनमें से कुछ गारंटी दे रहे हैं, कोई कोई गारंटी नहीं भी दे रहा है। यहां कैसे होगा? कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर टू होम गारंटी इज गिवन। ये तो करना ही पड़ेगा आपको।
If share in profit is more than or equal the guaranteed amount, distribute the profit as per the profit and loss sharing ratio in usual manner. यहां तक भी ठीक है, गारंटी के अमाउंट के बराबर मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, दे दो। थर्ड पॉइंट जो है यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इफ शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, जितने की गारंटी दी हुई थी वो डरने वाले पार्टनर को, उससे उसको कम मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो उससे उसको कम मिल रहा है। अब क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट में से एक्चुअल शेयर कितना मिल रहा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो देखो, एंड द गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट को देखो, दोनों का जो डिफरेंस होगा इज नॉन एज डेफिशिएंसी, ये शॉर्टफॉल है। जो पैसा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो गारंटीड अमाउंट से कम है, उस डिफरेंस को हम यहां पे डेफिशिएंसी बोलेंगे। अब ये डेफिशिएंसी कहां से पूरी होगी, डेफिशिएंसी इज कंपनसेटेड बाय द पार्टनर और पार्टनर्स who guaranteed in a certain ratio and subtracted from his or her share। अब O को गारंटी दी किसने, M और N ने दे दी, और O को जितना मिलना चाहिए गारंटीड अमाउंट उससे कम मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है, जो शॉर्टफॉल है, जो डेफिशिएंसी है, वो M और N इनको मिलके पूरी करनी पड़ेगी, या तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करें, या फिर अगर इन दोनों ने अलग से कोई रेशियो डिसाइड कर लिया है तो उसके हिसाब से करें। क्या होगा कि प्रॉफिट ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट कम मिला ज्यादा मिला, अरे भाई फर्म कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या कर लोगे। इफ फर्म इज ऑलरेडी इन लॉस देन द पार्टनर हु हैव गारंटीड विल श्योरली गेट गारंटीड अमाउंट एंड अदर पार्टनर विल बॉन्ड लॉस इंक्लूडिंग सच गारंटीड अमाउंट। मान लो फर्म को 50,000 का लॉस हो गया और गारंटी मिली हुई है ओ को 50,000 की। अभी क्या होगा, जो एम और एन है, एक तो उनको वो लॉस बियर करना है और उसके साथ साथ ओ को जो 50,000 दिए जाएंगे वो भी उन्हीं को बियर करने हैं। तो जेब जो कटेगी वो एम और एन की कटेगी, उस लॉस के लिए भी और ओ को दिए जाने वाले गारंटीड अमाउंट के बारे में भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे बिना मामला समझ में आएगा नहीं, तो मैं एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूं, ये रहा अपनी स्क्रीन पे, जिसमें बहुत कुछ सीखेंगे हम एक ही क्वेश्चन में। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया, मतलब आपको पता है इसका 5/10 फॉर x, 3/10 फॉर y एंड 2/10 फॉर z। ट्रेडिंग प्रॉफिट इनको हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में 2 लाख, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। अभी आपको कुछ आइटम एडजस्ट करने हैं। प्रॉफिट बांटने से पहले कौन कौन सी चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है, x का 14,000, y का 12,000 और z का 4,000, वैसे यहां पे दे रखा है। लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी हो और इंटरेस्ट का रेट दे रखा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कर लेंगे, आता है हमें। सैलरी अलाउड टू वाई 18,000, सैलरी भी चाहिए वाई को, देंगे, प्रॉफिट खूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का 3,000, वाई का 2,000 और जेड का 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लगेगा, ड्रॉइंग करोगे तो लगेगा। इसके साथ पार्टनरशिप डीड में और क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड ऑल्सो हैव ए प्रोविजन दैट। अब देखो यहां पे अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं, अलग अलग केसेस हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए की। केस ए में देखिए क्या लिखा है, Y will get at least 42,000 as his share of profit। Y को गारंटी मिली हुई है कि प्रॉफिट में से उसका शेयर 42,000 होगा ही होगा। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले गारंटी एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में चेक करना होता है, होमवर्क में करके लाया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मैंने। सबसे पहले देखिए आपने प्रॉफिट या लॉस जो भी P&L अकाउंट से आ रहा है 2 लाख वो लिखा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके तुरंत बाद में हम ले लेते हैं। 3000, 2000, 3000 दे रखी है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ जाए, तो कर पाएंगे आप। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 8000। तो आपके पास में प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी हो गई कुल मिलाकर के 2,08,000। चलो अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था जैसा 14,000, 12,000, 4,000, कुल मिलाकर के 30,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। चलो सैलरी देनी है वाई को, क्वेश्चन में लिखी थी ए के पार्टनर को सैलरी है 18,000, ये भी हो सकता है। हमारे पास अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1,60,000 के प्रॉफिट बचे हैं। कैसे बचे हैं ये देखिए, आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है 2,08,000, ठीक है। और इसमें से आपने अभी तक पार्टनर्स को क्या क्या दे दिया, दिस 30,000 एंड 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई को सैलरी। कैलकुलेशन में यही कर देता हूं, देखते रहिए आप लोग। टोटल प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है 2,08,000, जिसमें से 30,000 तो आपका गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 18,000 आपका गया सैलरी टू वाई। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1,60,000 बच रहे हैं, जिसको आपको एक्स वाई और जेड में बांटना है। पहले गारंटी का काम सबसे आखिर में, गारंटी की बात बीच में नहीं करेंगे हम, पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि देखिए क्या होता है। 1,60,000 में से एक्स का शेयर, वाई का शेयर और जेड का शेयर। एक्स का शेयर याद था आपको कितना था, 5/10 ऑफ प्रॉफिट्स, तो यहां पे एक्स का शेयर निकल रहा है 80,000, वाई का निकलेगा 48,000 और जेड का निकलेगा 32,000। ये तीनों पार्टनर के शेयर हो गए। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चल रहा है बिल्कुल, यहां तक हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन में होता है। तो फिर गारंटी में क्या खास हुआ, गारंटी वाला मामला अब आपने देखना है। मिस्टर वाई को गारंटी मिली हुई थी 42,000 की और प्रॉफिट में से इनका शेयर आ रहा है 48,000। क्या करें, क्या वाई को कोई शिकायत है? हमने उससे कमिटमेंट कितना किया था, 42,000 आपको मिनिमम मिलेगा, भैया दे तो रहे हैं 48,000, अब क्या जान लोगे क्या बच्चे की? किस बात के लिए रो पीट रहे हो गया, अच्छा मिल रहा है। तो इस बार गारंटी का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। जो शेयर आपका आया था एक्स के लिए 80,000, वाई के लिए 48 और जेड के लिए 32, कुल मिलाकर के ये 1,60,000 तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। गारंटी वाले प्रोविजन को काम में लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये था आपका केस ए। अब केस बी में क्या होता है, उसके लिए मेरे को ये सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। केस बी में लिखा है वाई विल गेट एटलीस्ट 62,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मिस्टर वाई को प्रॉफिट में से शेयर 62,000 चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग है, सैलरी जो उसको मिल रही है वो अलग है, मुझे तो प्रॉफिट में से शेयर 62,000 चाहिए, ऐसा कहना है वाई का। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बिल्कुल वैसा ही बनने जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इसके बाद में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 30,000, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी वही को देनी है। आपने बचे हुए प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बचेगा, वही जो पिछली बार बचा था 1,60,000, उसमें से एक्स का शेयर वही 80,000 आना है, वाई का शेयर 48,000 आना है और जेड का शेयर 32,000 आना है। अभी केस ए में हमने जो सॉल्व किया था ठीक वैसा ही चल रहा है, लेकिन इस बार वाई को गारंटी मिली हुई है 62,000 की। अगर प्रॉफिट में से शेयर निकालो तो बेचारे को कितना मिल रहा है, 48,000। ना ये पक्की बात है कि ये एक्स और जेड के माथे आने वाला है, उनकी पॉकेट से पैसा निकालने वाला है। कितना शॉर्टफॉल है चेक करते हैं। गारंटी का अमाउंट था 62,000, लेकिन प्रॉफिट में से इसको अभी तक शेयर मिल रहा है 48,000 का। 14,000 का शॉर्टफॉल यहां पे चल रहा है। अब ये 14,000 का शॉर्टफॉल कौन बांटेंगे, क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा है। चेक करो आप कि इस
शॉर्टफॉल को कौन कंपनसेट करेगा? ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की हेल्प लेंगे। किस तरह से? ये चीज सीखने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3:2। इनमें से जिसको गारंटी मिली हुई थी उसका शेयर कौन सा है? मिस्टर वाई। तो जिसको गारंटी मिली हुई है उसको तो आप छोड़ो, बाकी का जो शेयर बच रहा है 5:2 की बात करो। तो ये 14,000 का लॉस एक्स और जेड में 5:2 में बांटा जाने वाला है। 14,000 को 5:2 में अगर बांटोगे तो एक्स के हिस्से में कितना लॉस आएगा? एक्स को कंपनसेट करना पड़ेगा 14,000 शॉर्टफॉल जो आ रही थी उसका 5/7। ध्यान रखना, जब आप प्रॉफिट को बांट रहे थे 1,60,000 में से शेयर निकाल रहे थे, उस टाइम पे एक्स का शेयर आप 5/10 करके निकाल रहे थे, क्योंकि वहां पे 3 बंदे थे, 5, 3 और 2 ये शेयर रखने वाले। लेकिन इस बार जब 14,000 के लॉस को कंपनसेट करने की बात आ रही है तो यहां सिर्फ 2 ही बंदे खड़े हैं। कौन कौन? एक्स और जेड। तो एक्स को और जेड को आप 5:2 में इस 14,000 के लॉस का शेयरिंग करवाएंगे। एक्स का शेयर यहां पे कितना आएगा? 10,000। एक्स की पॉकेट में से 10,000 आपने निकालने हैं। जेड 14,000 का 2/7। यहां भी ध्यान रखेंगे, जब आप 1,60,000 में से जेड का शेयर निकाल रहे थे वहां पे आप 2/10 करके निकाल रहे थे, लेकिन इस बार 2/7 होगा, क्योंकि यहां पे एक्स और जेड 2 ही जने हैं। यह आएगा 4,000। तो जो आपने शेयर पहले निकाल रखा है ऑलरेडी 80,000, 48,000 और 32,000, कैसे आया था याद है? 1,60,000 को आपने 5/10, 3/10 और 2/10 में शेयर किया था। उसके बाद आपने चेक किया कि वाई को प्रॉफिट कम मिल रहे हैं, तो वाई को अभी 14,000 कंपनसेट करना है, मतलब इसको 14,000 बढ़ा के देना है, तो इसका शेयर 62,000 हो जाएगा गारंटी अमाउंट के बराबर। तो एक तो इसका रोना पीटना सबसे पहले बंद करो। अब सवाल उठा कि 14,000 देगा कौन? फर्म के पास तो पैसा बचा नहीं है। फर्म तो अपना 1,60,000 का प्रॉफिट तीनों में 80,000, 48,000 और 32,000 करके बांट के छुट्टी पा चुकी है। अब इनका आपस के अंदर झंझट चल रहा है। वाई रो रहा है कि मुझे जो अमाउंट मिलना चाहिए था उससे 14,000 कम मिला है। ले भाई तू चुप रहे, खुश रहे, और ले ले। लेकिन और ले ले, देगा कौन? अभी आपने निकाला एक्स देगा 10,000। कहां से देगा? अपने शेयर में से देगा। फर्म तो अब और दे नहीं सकती, तो एक्स देगा 10,000, एक्स के हिस्से में प्रॉफिट आएगा 70,000। वाई को 62 मिल ही चुका है, 4,000 अभी जेड की पॉकेट में से कटना बाकी है। ये जेड के 32,000 में से भी 4,000 आपने काट लिया, तो अब जेड को 28,000 ही मिलेगा। ये आएंगे तीनों के फाइनल शेयर। अब मुझे ये फिर से इरेज करना पड़ेगा केस सी को सॉल्व करने के लिए, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने गारंटीड अमाउंट लिया 62,000, उसमें से वाई का जो शेयर आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मैंने 48,000 यहां पे लिखा। पता लगा 14,000 की शॉर्टफॉल है, और इस 14,000 की शॉर्टफॉल को कौन पूरा करेगा इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैंने क्या किया, XYZ तीनों का शेयर लिया 5:3:2। उसमें से Y जिसको गारंटी मिली हुई है उसका जो शेयर है 3 वो निकाल दो, बचा क्या 5:2। तो इसका मतलब है X और Z इस 5:2 के रेशियो में कुल मिलाकर 14,000 Y को कंपनसेट करेंगे, और ये हमने सारी कैलकुलेशन देखी। कुल मिलाकर के X को 70,000 मिलेंगे आफ्टर गारंटी एडजस्टमेंट, Y को 62,000 मिलेंगे
आफ्टर गारंटी एडजस्टमेंट और Z को 28,000 मिलेंगे आफ्टर गारंटी एडजस्टमेंट। और दो गारंटी, गारंटी का मतलब मैंने आपको बताया था, सीधे सीधे आ बैल मुझे मार, लेकिन करना पड़ता है कई बार। अब आ जाते हैं अपन केस सी की तरफ। Y will get at least 99,000 as his interest on capital, salary and share of profit। तीनों चीजें कुल मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट में से शेयर, ये तीनों आइटम मिलाकर के उसको 99,000 चाहिए। बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा की तरह आपने 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए, होना ही है ये तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000, ये भी होना ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दो 30,000, क्वेश्चन में जैसा मेंशन था। वाई को सैलरी भी आपने दे दी, ये भी होना था। अब बचे हुए प्रॉफिट को एक बार शेयर करिए। कितना प्रॉफिट? वही 1,60,000, और उस 1,60,000 में से तीनों के शेयर मैंने एक बार निकाल के रख दिए। 80,000 फॉर एक्स, 48,000 फॉर वाई एंड 32,000 फॉर जेड। अब वाई अपना हिसाब चेक करेगा, उसका सिर्फ इतना कहना है कि 3 आइटम मिलाकर के मेरी पॉकेट में 99,000 आने चाहिए। तो चेक करते हैं क्या 3 आइटम मिलकर के उसकी जेब में 99,000 आ गए। तो वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 12,000, सैलरी मिल गई थी 18,000, और उसके बाद में इसको शेयर मिल गया था प्रॉफिट में से 48,000। एक बार का तो मिल ही गया ना। तो कुल मिलाकर के कितना पैसा इसके पास जा चुका है, या कितना पैसा इसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है? 78,000। इतना पैसा इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन गारंटी स्टेटमेंट क्या कहता है? एटलीस्ट 99,000 चाहिए ये तीनों आइटम मिलकर के। तो शॉर्टफॉल यहां पे कैसे निकालोगे? गारंटी अमाउंट था 99,000, जिसमें से 78,000 इसको 3 आइटम के मिल चुके हैं। 99,000 भी 3 आइटम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसको 3 आइटम का टोटल 78,000 ही अभी तक मिल पाया है। शॉर्टफॉल है यहां पे 21,000। सवाल यह है कि शॉर्टफॉल को कौन बॉन्ड करेगा, कौन कंपनसेट करेगा? तो वही अपना तरीका पुराना वाला, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, जिसमें से वाई को तो गारंटी मिली हुई है इसलिए इसको तो काट दो। तो अब ये जो कंपनसेशन का रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड आएगा वो आएगा 5:2, मतलब 5/7 एंड 2/7। 5/10 और 2/10 को भूल जाओ। एक्स कितना कंपनसेट करेगा? 21,000 का 5/7, 15,000 तो एक्स को अपने शेयर में से वाई को देना पड़ेगा। जेड की अगर बात करो तो जेड को 21,000 का 2/7, मतलब उसको देना पड़ेगा 6,000। ये इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वाई के लिए। तो करवाते हैं सैक्रिफाइस। दोस्ती के लिए तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक्स को सैक्रिफाइस करना था यहां पर 15,000, सो फाइनली एक्स विल गेट 65,000। वाई को 21,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। भगवान ऐसे दोस्त सभी को दे। 69,000 प्रॉफिट में से शेयर। उससे पहले इसको 18,000 सैलरी का मिल चुका, और उससे पहले इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 मिल चुका है। तो इस 69,000 का प्रॉफिट मिलते ही इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 99,000 की, वो पूरी हो जाएगी। जेड को भी अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करना है 6,000 का, तो इसके हिस्से में आएंगे 26,000। तो कुल मिलाकर के 1,60,000 का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। X will get 65,000, Y will get 69,000 and Z will get 26,000 as his share of profit after guarantee adjustment। तो ये आपका क्वेश्चन का पोर्शन सी कंप्लीट। और अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा हर बार की तरह। पॉइंट डी,
एक्स हैज गारंटीड। अब से पहले सिचुएशन एबीसी में ये नहीं था कि किसने गारंटी दी, तो हम मान रहे थे बाकी बचे हुए पार्टनर ने दी। मतलब अब तक जो भी सिचुएशन चल रही थी ए, बी और सी में, वो थी गारंटी बाय फर्म। लेकिन इस बार क्या है, एक्स हैज गारंटीड दैट वाई विल गेट एटलीस्ट 62,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अकेले एक्स ने गारंटी दी है, एक्स ने बिल्कुल छाती ठोक के बोला है वाई को कि तुम्हें 62,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। वाई ने पूछ लिया धीरे से, ना मिला तो एक्स ने बोला मैं दूंगा ना यार, जब हम हैं तो फिर क्या गम है, आओ हमारे साथ पार्टनरशिप में। ठीक है भाई, ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पता ही है कैसा बना, वही है जो अब तक चलता आ रहा था। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा चुका है कुल मिलाकर के तीनों पार्टनर को। 18,000 का सैलरी वाई को दे दिया गया। डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास बचा था 1,60,000, उसको 5:3:2 में पूरी ईमानदारी के साथ आपने बांट दिया है। शेयर आ गया आपका 80,000, 48,000 एंड 32,000 रेस्पेक्टिवली फॉर एक्स, वाई एंड जेड। यहां तक सब ठीक है। लेकिन अब वाई एक्स को बोला भाई मेरा क्या होगा, तुमने कही थी मेरे से कि 62,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैंने पूछा था अगर ना मिले तो उस दिन तुमने कहा था कि मैं दूंगा, लो दो। तो ठीक है, देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। शॉर्टफॉल देखो कितना है, 62,000 की गारंटी, इसमें से 48 तो इसको ऑलरेडी मिल रहा है, 14,000 का शॉर्टफॉल है। लेकिन इस बार जैसा क्वेश्चन की कंडीशन डी कह रही है, एक्स हैज गारंटीड, अकेले एक्स ने गारंटी दी, जेड का कोई लेना देना नहीं है, वो अपना 32,000 लेगा और चुपचाप निकल लेगा पतली गली से। एक्स को ये 14,000 का अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस अकेले को करना पड़ेगा। भगवान ऐसे सैक्रिफाइस करने वाले दोस्त सभी को दे भाई, मेरी दुआ है। तो अब एक्स के पास कितना बचेगा, 66,000 अपने लिए। वाई को तो फायदा हुआ था, 14,000 एक्स्ट्रा मिला था, उसको 62,000 मिल गया। और जेड, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा इस बार। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन 1,60,000 का गारंटी एडजस्टमेंट के बाद आएगा 66,000 फॉर एक्स, 62,000 फॉर वाई एंड 32,000 फॉर जेड। ये कंडीशन डी कंप्लीट। और अब मैं इरेज करूंगा, स्पेस का शॉर्टेज है ना मेरे पास, इसलिए। कंडीशन ई की तरफ आते हैं, वहां कुछ ज्यादा लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। वाई विल गेट एटलीस्ट 62,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटी मिली हुई है वाई को। एनी डेफिशिएंसी अराइज फ्रॉम दिस प्रोविजन विल बी बोर्न बाय एक्स एंड जेड इन 3:4। इस बार आपको 3:4 में डेफिशिएंसी को एडजस्ट करना है। डेफिशिएंसी कितनी आएगी, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया, 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, 30,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 18,000 आप सैलरी भी दे दोगे भाई को, और रिमेनिंग कितना बचा 1,60,000, उसका 5:3:2 तीन टुकड़े हमने किए, और आपका शेयर हमेशा की तरह 80, 48 और 32,000 आ गया। तो पहले ये लिख दिया। अब चेक करेंगे कि क्या वाई को उसके कमिटेड गारंटीड अमाउंट से कम मिला है। कितना अमाउंट कमिटेड था, 62,000। वाई की शॉर्टफॉल निकालेंगे, 62,000 की गारंटी, 48,000 उसको ऑलरेडी मिल चुका बिना किसी रोने पीटने के। शॉर्टफॉल 14,000। लेकिन इस कंडीशन में ये शॉर्टफॉल को शेयर करने के लिए एक्स और जेड को 3:4 में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक्स कितना सैक्रिफाइस करेगा, इस बार 5:2 वाला मामला नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में अलग से रेशियो दे दिया है।
एक्स कंपनसेट करेगा इस 14,000 की शॉर्टफॉल का 3/7, 6,000 इसको देने हैं, और जेड 14,000 का 4/7, क्योंकि ये रेशो क्वेश्चन में गिवन था इसलिए अपने को ये यूज करना पड़ेगा। जो ये नहीं दे रखा हो तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अलग से रेशियो दे रखा है तो फिर आपको उसी को यूज करना चाहिए। तो यह रेशियो था आपके पास 3:4 शॉर्टफॉल को रिकवर करने के लिए। 3:4 में हमने इसको बांट दिया। 6,000 सैक्रिफाइस बनेगा एक्स का और 8,000 बनेगा जेड का। अब इसको यहां शो करना पड़ेगा गारंटी एडजस्टमेंट दिखा करके। एक्स को सैक्रिफाइस करने 6,000, हमने जो अभी कैलकुलेट किया था 74,000 एक्स का शेयर फाइनल। वाई को 14,000 इसमें ऐड होके मिलेगा, क्योंकि ये तो समझदार था, इसने गारंटी ले ली थी पहले से ही। 62,000 इसको मिल गया, और जेड को सैक्रिफाइस करना है 8,000 का। बेचारे का शेयर पहले ही कम है और कम हो गया, 24,000 मिलेगा जेड को। तो इस तरह से 1,60,000 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। तो अब अपना बच रहा है एक छोटा सा टॉपिक, एक बल्कि दो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए फर्म। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। इससे पहले क्या था, केस 1 याद है आपको, उसमें फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी थी। तो इनका डिफरेंस हम एक बार समझ लेते हैं, ज्यादा उलझा हुआ मामला नहीं है। अगर पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, वाई को गारंटी मिली, किसने दी, एक्स एंड जेड, इनने वाई को गारंटी दी है। तो इसको हम बोलेंगे गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, बाय फर्म टू पार्टनर। एक होता है पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी, मतलब खाली अकेले एक्स ने वाई को गारंटी दी, या सिर्फ जेड ने वाई को गारंटी दी, उसको बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। वो एक अलग केस है। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो क्या है, एक्स वाई जेड ये फर्म है, और मिस्टर वाई इसने गारंटी दी है पूरी फर्म को। मेरी पार्टनरशिप के पीरियड में फर्म पर एनम इतना पैसा तो कमाएगी ही कमाएगी, इसको अपने आप पे इतना ज्यादा भरोसा है। तो एक्स और जेड ने पूछ लिया कि अगर नहीं कमाएगी तो, वाई ने कहा मैं दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको बोलते हैं हम बाई पार्टनर टू फर्म। दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। बाई फर्म टू पार्टनर में रिमेनिंग पार्टनर एक अकेले पार्टनर को गारंटी देते हैं, तो यहां पार्टनर वाई को सिक्योरिटी, लेकिन बाई पार्टनर टू फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको सिक्योरिटी है। अकेला पार्टनर बोलता है कि इतना प्रॉफिट तो इस फर्म से होगा ही होगा, जब तक मैं पार्टनर रहूंगा तब तक, और इससे कम होगा तो आई विल कंपनसेट टू द फर्म, और उसमें से जो मैं दूंगा फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाने के काम में आएगा, और उसके बाद तुम्हारी तरह मैं भी मेरा हिस्सा लूंगा बढ़े हुए प्रॉफिट में से। तो ये किस तरह से होता है, गारंटी टू ए फर्म इज एन एश्योरेंस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है यहां पर, दैट एट लीस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट शैल बी अर्न्ड बाय फर्म। जब तक वो बंदा पार्टनर रहेगा तब तक फर्म इससे कम पैसा तो बिल्कुल नहीं कमाएगी। इफ एक्चुअल प्रॉफिट किसके, फर्म के, आर लेस देन द गारंटीड अमाउंट, इन दैट केस द डेफिसिट अमाउंट shall be borne by the partner or partners in agreed ratio। एक पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे सकता है, 2 या 3 पार्टनर मिलकर के भी फर्म को एक एश्योरिटी दे सकते हैं।
इफ प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल द गारंटीड अमाउंट, तो गारंटी डीएक्टिवेटेड, कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन यूजुअल मैनर, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से काम करो। जितनी अर्निंग की फर्म को गारंटी मिली हुई थी, अगर उतना या उससे ज्यादा फर्म पहले से ही अर्न कर लेती है तो उस अकेले पार्टनर का या उन दोनों पार्टनर का खून पीने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। गड़बड़ कहां होगी? इफ शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट एंड द गारंटीड अमाउंट। फर्म को अगर कम प्रॉफिट होते हैं, किससे? गारंटीड अमाउंट से, तो फर्म पहले उस पार्टनर को पकड़ती है कि भैया देखो तुम थे और फिर भी उतने प्रॉफिट नहीं हुए जितने का एश्योरेंस तुमने दिया था, तो पहले तो डिफरेंस का पैसा लाओ। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? गारंटी देने वाले पार्टनर या पार्टनर्स से जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो वसूला जाएगा। उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब जो फर्म ने पहले से कमा रखे हैं कम वाले और अभी अभी जो इन दोनों पार्टनर से रिकवरी हुई, वो ये दोनों मिलाकर के टोटल अमाउंट को फिर बांट दिया जाएगा सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। एंड द डिफरेंस इज नॉन एज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इज डेबिटेड टू द पार्टनर और पार्टनर्स हु गारंटीड इन अ सर्टेन रेशियो, देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो बात समझ में आ गई? ये जो शॉर्टफॉल होता है उसकी रिकवरी की जर्नल एंट्री है। जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से जर्नल एंट्री सीखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होता है टू मेक अप द डेफिशिएंसी। अब इसके आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने पास। XYZ 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अच्छी बात है। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 आर 2 लाख बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द आइटम गिवन बिलो। लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार फंक्शन उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ का दे रखा है, सैलरी Y के लिए दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको तीनों पार्टनर का दे रखा है। लेकिन जो काम की बात है वो यहां पर है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। Z guaranteed that the firm will earn 2,50,000 per annum। तो फर्म अर्न करेगी 2,50,000 ऐसा Z ने बोला, और जो नहीं करेगी तो Z कंपनसेट करेगा फर्म को। फर्म ने कितना अर्न किया था? ₹2 लाख। और ये सारा काम आपको सबसे पहले देखना होता है क्योंकि फर्म विल अर्न। तो फर्म की अर्निंग कहां से देखी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसके एडजस्टमेंट के बाद नहीं देखना है। उस प्रॉफिट को तो हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म नहीं हो सकते। डिविजिबल प्रॉफिट को कभी भी चेक नहीं करना आपको। डिविजिबल प्रॉफिट तो चेक किए जाते हैं कि जब गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर हो। इसका सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा चेंज है इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वो 2 लाख वाले प्रॉफिट आ गए जो फर्म ने अर्न किए थे, और तुरंत क्योंकि 50,000 का शॉर्टफॉल है, जेड ने बोला था 2,50,000 फर्म अर्न करेगी और नहीं हुआ, इसलिए 50,000 जेड्स कैपिटल अकाउंट वहां से लिए जाएंगे। तो सोचो जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब जेड की जेब कटी और दे गारंटी। तो 2,50,000 यहां पूरा हो गया। फर्म ने जो कम पैसा अर्न किया था वो जेड ने फर्म को कंपनसेट कर दिया। इसके बाद आपने करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही 8,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले की तरह कुल मिला के 30,000। वाई को सैलरी दे दो 18,000 की, ये भी हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने पैसा बांटना है।
डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, किस तरह से निकलेंगे? क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आ रही है 2,58,000। इस 2,58,000 में से आपने क्या क्या माइनस कर देना है? डेबिट साइड देखिए, 30,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, 18,000 आपका सैलरी टू वाई माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास बचेगा 2,10,000, जिसको तीनों पार्टनर्स में बांटा जाना है 5:3:2 में। मतलब इस 2,10,000 के प्रॉफिट का 5/10 एक्स के लिए, 3/10 वाई के लिए और 2/10 जेड के लिए। एक तरह से देखो तो जेड की जेब से 50,000 निकाले गए थे गारंटी के चक्कर में, और प्रॉफिट में से टोटल शेयर उसको 42,000 ही दिया जा रहा है। तो एक्चुअल में जेड को यहां देखो तो लॉस हो रहा है। और ध्यान रखिए, जब भी आप गारंटी देते हैं तो आपको फायदा हो या ना हो, फायदा होने के बहुत कम चांस होते हैं, नुकसान में जरूर आपकी गर्दन फंसेगी। फायदा अगर मिलेगा तो सिर्फ थैंक यू मिलेगा, लेकिन नुकसान जो होगा वो थैंक यू में नहीं चलेगा, उसमें आपको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ सकता है। तो गारंटी के मामले में आप भी अपनी रियल लाइफ में हमेशा याद रखिए, गारंटी थोड़ा फंसाने वाला मामला है। कहीं भी गारंटी देने की जरूरत पड़े तो बड़ी सोच समझ के दीजिए। और अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, डरो मत यार, इसका मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं और इसका सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही अपने कोर्स में यहां तक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू आने के चांस है इसमें से। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इससे पीछे किसी क्लास में आपने पार्टनरशिप के फीचर्स में एक चीज पढ़ी होगी और इस क्लास में भी मैंने पढ़ाई है कि पार्टनरशिप के मामले में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है नॉर्मली, सभी पार्टनर्स की, लेकिन उनमें से चाहे तो कोई एक या दो पार्टनर अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके, लेकिन एटलीस्ट एक पार्टनर तो उस पार्टनरशिप में ऐसा होगा ही होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। मतलब अगर फर्म को बहुत बड़ा अगर लॉस हो जाए तो जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है पार्टनरशिप डीड में, जिन्होंने मेंशन करवा रखा है, वो तो उतनी लायबिलिटी तक ही अमाउंट लॉस का बियर करेंगे, रिमेनिंग सारा लॉस उस अकेले पार्टनर को जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसको बियर करना पड़ेगा। और ये पार्टनरशिप का एक डीमेरिट आप इसको कह सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे जाकर के जब डेवलपमेंट हुआ तो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रह जाती थी वो सोचता था यार मैं तो उल्लू बन गया, क्या मैं भी मेरी लायबिलिटी लिमिटेड कर सकता हूं? मतलब बात इस पे हो रही है कि क्या सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड की जा सकती है। पार्टनरशिप एक 1932 के जो नॉर्मल पार्टनरशिप के प्रोविजंस है उसके थ्रू तो नहीं की जा सकती। कम से कम एक पार्टनर ऐसा जरूर होगा कि जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी गई है। सारे हैं, ये चीज नॉर्मल है, लेकिन अब एक नया एक्ट बना है और वो एक्ट बताता है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। यहां पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो ये उस नॉर्मल पार्टनरशिप के काफी कुछ करीब है, लेकिन इसमें 2-3 फीचर एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। और ये जो 2-3 फीचर है ये कहां से लिए गए हैं? ये कंपनी की तरफ से लिए गए हैं। तो इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप से ऊपर, मतलब उससे थोड़ी हायर क्लास की चीज है, यहां पे कुछ मेरिट बढ़ जाते हैं, और कंपनी के कंपैरिजन में देखो तो उससे थोड़ी सी लोअर लेवल की चीज है। देखते डेफिनेशन क्या दी गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, अभी बना है 2008 में, और बड़ी मजेदार डेफिनेशन दी है। और ऐसे मजेदार डेफिनेशंस आपको कई सारी पढ़ने को मिलेगी। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आएंगे ऐसी शानदार आपको डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। आगे जाकर के अपन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जी कंपनी क्या है। और कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है कि कंपनी वो है कि जिसको इस कंपनी एक्ट या इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया गया। ये हो गई कंपनी की डेफिनेशन। पता लगा कुछ भी नहीं समझ में आया कि कंपनी होती क्या है। तो आजकल जितने भी डेफिनेशंस दी जाती है, जितने भी अभी नए नए जो एक्ट आ रहे हैं, उनमें डेफिनेशन देने का यही तरीका चल पड़ा है कि जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, जो इस एक्ट में ऑफेंस है वो ऑफेंस है,
और जो परमिशेबल है वो ऑफेंस नहीं है। वो इस तरह से डिफाइन करना चालू कर चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अपन इसी से काम चलाएंगे। इसके फीचर्स है उसकी तरफ जाते हैं। ए LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसको इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट किया गया हो और बनाया गया हो, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस होंगे, उन्हीं को फॉलो करते हुए तो आप बना पाएंगे। इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, सो इट कैन ओन एसेट्स इन इट्स नेम। पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म इनको एक ही माना जाता है। वैसे अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल क्या है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, वो अपनी जगह ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। लेकिन लॉ में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स इनको एक ही माना गया है। पार्टनर्स ने कोई गलत काम किया तो पार्टनरशिप फर्म ने भी गलत काम किया, और पार्टनरशिप फर्म ने कोई गलती करी दैट मीन सीधे सीधे पार्टनर्स ने गलती करी, तो पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हो। लेकिन जो फर्म LLP एक्ट में रजिस्टर्ड होगी वहां पे पार्टनर्स को बिल्कुल अलग माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को अलग माना जाएगा। एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा उसको, और अपने नाम से वो एसेट्स रख सकती है। ए LLP शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस एंडलेस लाइफ, कंपनी की तरह। कंपनी में क्या होता है, नए शेयर होल्डर आते रहते हैं, कंपनी के मेंबर बनते रहते हैं, और पुराने शेयर होल्डर निकल के जाते रहते हैं, और उससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस चीज को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। जब तक कंपनी खुद बंद ना हो जाए, उसके कई सारे रीजन होते हैं, जब आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ परपेचुअल सक्सेशन की। तो पार्टनरशिप जो होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले, या नए पार्टनर का एडमिशन करना चाहो, तो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है तो नॉर्मली ये सब अलाउ नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आपने कर लिया तो फिर वहीं पे पार्टनरशिप की लाइफ एंड हो जाती है। तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, एंडलेस लाइफ नहीं होती है। कोई भी पार्टनर अकेले अपनी मर्जी से नया न घुस सकता है और न पुराना पार्टनर निकल के जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो पार्टनरशिप की लाइफ पर एक फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन LLP में ऐसा नहीं होगा। LLP में अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो फ्रीली आ सकता है, अगर किसी दूसरे पार्टनर को ऑब्जेक्शन हो तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, ये परपेचुअल सक्सेशन के लिए हो गया। फोर्थ पॉइंट है, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ ए LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द LLP। LLP अलग है बिल्कुल पार्टनर से। नंबर ऑफ पार्टनर बढ़े कम हो जाए उससे LLP की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह बड़े आराम से रन करती रहेगी। बस ये होगा कि कोई नया पार्टनर आएगा तो पहले वाले पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और पुराना पार्टनर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरे पार्टनर जो नए पार्टनर को लाइक नहीं करते, ऐसे कुछ पार्टनर मिलकर के उसको आने से नहीं रोक सकते। न आने वाले पार्टनर को रोका जा सकता है, न जाने वाले पार्टनर को रोका जा सकता है। करना क्या होगा, तो फिर नया पार्टनर एंट्री कैसे करेगा? नया पार्टनर पुराने किसी पार्टनर से उसका शेयर थोड़ा सा या पूरा खरीद लेगा। बाकी के जो पार्टनर हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं और आगे भी रहेंगे, उनके ऑब्जेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 4 पार्टनर हैं A, B, C और D, सबके पास 25% शेयर है। अब एक नया पार्टनर है E, जिसको अभी पार्टनर नहीं बोलेंगे, अभी हम पर्सन बोल देते हैं। एक नया पर्सन है E, वो उस पार्टनरशिप में आना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी A, B और C से बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर वो आना चाहे तो A, B और C उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन D उसको लाना चाहता है। क्या करना पड़ेगा? D के पास कितना शेयर है? 25%। D अपने 25% शेयर में से 15% शेयर E को दे देगा, और इसको
ABC किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन करके नहीं रोक सकते अगर मामला LLP टाइप का है तो। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ABC इन तीन के पास तो रहेंगे 25%, हर एक के पास अलग अलग। D के पास पहले 25% था, लेकिन क्योंकि अभी अभी उसने 15% शेयर E को दे दिया है, तो D के पास बचेगा 10% और E जो नया पार्टनर है उसके पास हो जाएगा 15% शेयर। तो यहां पर ABC के ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो यहीं पर ये एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती तो एक भी पार्टनर ऑब्जेक्शन कर देता है नए आने वाले पर्सन के पार्टनर बनने के डिसीजन के खिलाफ, तो फिर वो नया पार्टनर उस फॉर्म में एंट्री नहीं ले पाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू ए LLP। LLP एक्ट बिल्कुल अलग है। LLP पर LLP एक्ट 2008 के प्रोविजन अप्लाइड होंगे, जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ओनली द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल। और अगला अपना पॉइंट है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक बढ़िया एमसीक्यू का क्वेश्चन निकल के आ रहा है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है LLP का, जो नॉर्मल पार्टनरशिप है वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। बेटर है वहां पे ये बोला जाता है कि अगर कोई पार्टनरशिप बना रहे हो तो भैया पार्टनरशिप डीड बना लो और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी करवा लो, अच्छा रहेगा। जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन LLP की अगर बात हो रही है तो वहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। और कौन सी अथॉरिटी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जरूर से याद रखना है क्योंकि ये चीज थोड़ी हटके है। क्रिएटेड बाय लॉ, LLP लॉ के प्रोविजन से क्रिएट होती है, उसी से इस दुनिया में आती है, और जब दुनिया से रवाना करने का टाइम हो तब भी आपको लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिजिकली LLP का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आपको कंपनी की तरह न दिखती है, ना आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना उसको पीट सकते हो, और ना वो आपको पीट सकती है। लेकिन LLP इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर। बॉडी कॉर्पोरेट मींस दूसरी कोई LLP या फिर कोई दूसरी कंपनी, उनको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स, और वो LLP की पार्टनर बन सकती है। तो इसका मतलब LLP के पार्टनर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और कोई दूसरी LLP भी हो सकती है। मिनिमम 2 बट नो मैक्सिमम लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम लिमिट थी, कहां से आती थी याद है? मिनिमम की लिमिट तो वहां आपको मिलती थी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और जो मैक्सिमम का जो कैप है वो लगता था कंपनीज एक्ट 2013 से। नंबर ऑफ पार्टनर लिमिटेड टू 50। लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स LLP। ये वो खास फीचर है जो LLP को नॉर्मल पार्टनरशिप से अलग करता है। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके पार्टनरशिप डीड में जो भी अमाउंट लिखा रहेगा, हर पार्टनर वहीं तक लायबल होगा, उतना ही पैसा मैक्सिमम लॉस में से उसके हिस्से के रूप में उसके कैपिटल में से काटा जा सकता है। अगर उससे ज्यादा लॉस हो गया तो क्या होगा भैया? उससे ज्यादा लॉस हो गया ना तो जो लायबिलिटीज है वो अनपेड रह जाएगी, और जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट नहीं करके हम उनका पैसा खा जाएंगे। लेकिन पार्टनर्स को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी। और ये कंप्लीट हो गया आपका LLP का टॉपिक। देखो मैंने जैसा आपसे कमिटमेंट किया था, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा इसमें, और क्वेश्चन इसमें से फिलहाल जो बनेंगे वो MCQ बेस्ड टाइप के बनेंगे और इसी मटेरियल में से होंगे, ज्यादा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। आगे आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं, इसलिए अपना बेस अभी से साउंड करने की सोचें। तो आज हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।